हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो अब हम आगे पढ़ेंगे एंड आज इस चैप्टर को द एंडिंग करेंगे। इसका टारगेटिंग हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट इस वाले पेज में मार्केट टारगेटिंग हमने पढ़ लिया। तो यहाँ लिखा है ना कि इफेक्टिव सेगमेंटेशन क्राइटेरिया एंड दिस इज द इम्पॉर्टेंट। तो इफेक्टिव सेगमेंटेशन क्राइटेरिया 5 है कि जिस भी जिस भी मार्केट को आप टारगेट कर रहे हो, दैट मीन जिस भी मार्केट का सेगमेंटेशन कर रहे हो उसमें ये 5 क्राइटेरिया होना चाहिए, जो कि है मेजरेबल, सस्टेनेबल, सस्टेंशियल, एसेसिबल, डिफरेंशियल एंड एक्शनेबल। मतलब जो सीगमेंट हो वो मेज़र करने लायक हो। मतलब मेज़र करने लायक कि मतलब आपको पता है कि हमको इस सीगमेंट को टारगेट करना है एंड दैट सीगमेंट मस्ट बी मेजरेबल। सस्टेंशियल हो, मतलब कि वो कुछ दिन तक वो सीगमेंट चले, मतलब उस सीगमेंट से आपकी प्रॉफिट हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कंपनी किसी सीगमेंट को टारगेट कर रही है तो ऑब्वियसली वो टारगेटिंग सीगमेंट जो है, अगर किसी सीगमेंट को मतलब होल पॉपुलेशन को अगर सीगमेंट में डिवाइड कर रही है तो ऑब्वियसली वो सीगमेंट जो होता है वो सस्टेन करने वाला हो, है ना। देन एसेसिबल हो, डिफरेंशिएबल हो और एक्शनेबल हो। इसमें कुछ खास नहीं है, बस जस्ट फॉर याद करने के लिए कि ये 5 सिगमेंटेशन क्राइटेरिया है जो होनी चाहिए पॉपुलेशन में। देखो सिगमेंटेशन क्या है कि होल पॉपुलेशंस को आप अकॉर्डिंग टू अपने प्रोडक्ट आप होल पॉपुलेशन को क्या करते हो, सिगमेंट में डिवाइड करते हो, ठीक है ना। तो वो है। फिर जब आप इस पेज पे आओगे ना तो इस पे तुम्हारा यहाँ दिया हुआ है माइकल पोर्टर्स का 5 फोर्सेस मॉडल, जो उन्होंने कंपटिटिव फोर्सेस 5 फोर्सेस मॉडल बताए थे कि जब भी आप किसी कंपटिटिव मार्केट में इंटर करते हो तो ये 5 फोर्सेस हैं जो आपको ध्यान में रखना है। और वो 5 फोर्सेस क्या हैं, और देखिए बताते मतलब ये 5 फोर्सेस क्या कहता है। 5 फोर्सेस बोलता है कि ये मॉडल डेट आइडेंटिफाइज एंड एनालाइज 5 competitive forces that shape every industry and helps determine an industry's weakness and strength। मतलब ये इंडस्ट्री को एक शेप प्रोवाइड करती है और इसके थ्रू आपको पता चलता है कि उस इंडस्ट्री की वीकनेस और उस इंडस्ट्री की स्ट्रेंथ क्या है। तो माइकल पोर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल क्या क्या है। पहला है न्यू इंट्रांस, पावर ऑफ कस्टमर, पावर ऑफ सप्लायर्स, सप्लायर्स होना चाहिए, सॉरी मैंने दो बार कस्टमर लिख दिया है, एक बार पावर ऑफ कस्टमर है और एक बार पावर ऑफ सप्लायर्स है। थ्रेट्स ऑफ एग्जिस्टिंग सब्स्टिट्यूट्स, कंपटिशंस इन द इंडस्ट्री। यानी आप जब भी किसी मार्केट में हो तो ऑब्वियसली उस मार्केट्स के न्यू इंट्रांट्स कौन हैं, मतलब कौन से हैं जो उस मार्केट में इंटर कर सकते हैं, इसके बारे में आपको अवेयर रहना ज़रूरी है। कस्टमर की पावर क्या है, मतलब ऑब्वियसली कि अगर आप किसी मार्केट में इंटर करते हो तो कस्टमर इज़ द गॉड, है ना, क्योंकि कस्टमर ही डिसाइड करती है कि आपकी बिजनेस किस डायरेक्शन में जाएगी। सो पावर ऑफ कस्टमर आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देन पावर ऑफ सप्लायर्स, जो आपको रॉ मटेरियल्स या फिर आपको फिनिश्ड गुड्स सप्लाई कर रहे हैं वो भी ज़रूरी है। अगर उनका सप्लायर, आपकी रिलेशन उनसे अच्छी नहीं है तो आपके प्रोडक्ट सही टाइम पे डिलीवर नहीं होंगे। अगर आपके प्रोडक्ट सही टाइम पे डिलीवर नहीं होंगे तो आपकी मार्केट स्ट्रैटेजी बिल्कुल नल्लीफाइड हो जाएगी, एकदम से ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि उसके कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, है ना। तो यही बात है कि आपका कस्टमर का पावर, सप्लायर्स का पावर क्या है, कौन से न्यू इंट्रांस हैं, कौन से न्यू रिक्स है जो उस मार्केट में एंटर कर सकती है। एग्जिस्टिंग सब्स्टिट्यूट्स का भी आपको ध्यान में रखना है कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसका सब्स्टिट्यूट्स क्या है जो लोग उसके प्लेस पे यूज़ करते हैं। जैसे होता है ना कि अगर हम कॉफ़ी पीने जाते हैं और अगर कॉफ़ी ना मिले तो हम सब्स्टिट्यूट्स में क्या पी लेंगे, हम चाय पी लेंगे। तो जो भी आपके प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट्स है, कि अगर आप कोई प्रोडक्ट आपके स्टोर में ख़रीदने आया, अगर उसको वो प्रोडक्ट नहीं मिला तो उसका क्या सब्स्टिट्यूट्स वो यूज़ करेगा, ये भी आपको ध्यान में लेके चलना है। और उस मार्केट में उसका क्या कंपटीशन है, मार्केट में कंपटीशन कैसा चल रहा है, ये चीज़ 5 फोर्सेस मॉडल, इस मतलब 5 फोर्सेस ऑफ कम्पिटिटिव मॉडल है ये, जो पोर्टर्स के द्वारा दिया गया था। तो ये आपको पता है, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट सीगमेंट होता है न्यू इंट्रांस। मतलब आप जब भी कहीं एंट्री करते हो तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना होता है कि उस मार्केट पे सॉरी उस मार्केट में आपको कैसे इंटर करना है, ये आपको ध्यान में लेके चलना है। जैसे कि पहला इसमें दिया हुआ है कि कहीं आप एंट्री करोगे तो हो सकता है कि किसी में
एंट्री बैरियर बहुत आसानी हो, किसी मार्केट में इंटर करना बहुत आसान हो बट एग्जिट करना बहुत मुश्किल हो, किसी मार्केट में इंटर करना मुश्किल हो बट एग्जिट करना आसान हो, किसी मार्केट में इंटर और एग्जिट करना दोनों मुश्किल हो, किसी मार्केट में इंटर लेना भी आसान है, एग्जिट मारना भी आसान है। सो इस तरह की कंपटीशंस क्रिएट होती हैं। अब जैसे मैं एक लूँ ना कि कौन सा ऐसा मार्केट है जिसमें एंट्री बैरियर और एग्जिट बैरियर भी लो है। जैसे मान लो कि नॉर्मल प्रोडक्ट्स, सब्जी मंडी में एंटर करना, आटा जो अनाज वगैरह है वो सब बेचना इजी है, एंट्री करना भी आसान है। बहुत ज़्यादा आपको ये नहीं देखना कि अरे हमारे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, एंट्री करने में हमें बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वहाँ जो है उस इंडस्ट्री में इंटर करना भी आसान है और एग्जिट मारना भी आसान है कि हमने अपने प्रोडक्ट जो भी था वो फट से सेल वेल किए, मार्केट से निकल गए। सो एंट्री बैरियर भी इजी है और एग्जिट बैरियर भी आसान है। तो एंट्री बैरियर और एग्जिट बैरियर दोनों लो है। किसी केस में होता है कि एंट्री बैरियर भी बहुत हाई है और एग्जिट करना भी वहाँ हाई कॉस्टली हमारे लिए पड़ सकता है। जैसे एयरलाइंस इंडस्ट्री, उस इंडस्ट्री में एंटर करना बहुत मुश्किल है क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा कंपनियाँ हैं नहीं। 2-3 मान लीजिए कंपनी है जो एयरलाइंस के नाम से चल रही हैं, एयर इंडिया हो गया, इंडिगो हो गया। अब उसमें किसी नए का एंटर करना इतना आसान तो नहीं होगा, है ना। और उसके लिए एग्जिट करना भी आसान नहीं है क्योंकि वो उतनी कैपिटल लगा के घुसी है, जब तक उसे प्रॉफिट नहीं हो और वो एग्जिट मार जाए तो उसे लॉस ही लॉस है। तो किसी इंडस्ट्री में एग्जिट एंट्री और मतलब एंट्री बैरियर और एग्जिट बैरियर दोनों हाई होता है। किसी में एंट्री करना मुश्किल है बट एग्जिट करना बहुत आसान है। जैसे कि एग्जाम्पल में इसका हम लोग क्या ले सकते हैं कि एंट्री करना मुश्किल है बट एग्जिट करना आसान है। तो अभी मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा है इसका एंट्री बैरियर। चलो एग्जाम्पल देख के हम इसको कल बताते हैं। तो ये सब कुछ एंट्री और एग्जिट बैरियर्स हैं कि कौन सा हाई है कौन सा लो है किस इंडस्ट्री। अगर आप लोग को याद आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसका एग्जाम्पल ज़रूर देना। और कहीं दोनों लो है, कहीं एक हाई है एक लो है, तो इस तरह का होता है न्यू एंट्रेंट्स। तो ये आपको अगर किसी मार्केट में आप इंटर कर रहे हैं तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। देन इस पेज पे पूरा वही डिस्क्राइब किया हुआ है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा प्लीज़ एक बार अच्छे से। देन आपका आता है फुल मार्केट कवरेज। मार्केट को कवर करना है तो इसको कैसे कवर करेंगे, तो इसमें 2 चीज़ को बताया गया है। एक हमारा होता है डिफरेंशिएटेड मार्केट और एक होता है अनडिफरेंशिएटेड मार्केट। अनडिफरेंशिएटेड मार्केट को हम लोग मास मार्केटिंग भी करते हैं। मास मार्केटिंग होता है एक ही एडवर्टाइजिंग से सारे लोगों को टारगेट कर देना। जैसे अगर आप कोका कोला का मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है, वो मास मार्केटिंग करती है। ऐसा नहीं है कि बच्चों के लिए वो अलग एडवर्टाइजिंग करेगी, अलग कोका कोला बनाएगी, बूढ़ों के लिए अलग कोका कोला बनाएगी, यंगस्टर के लिए अलग कोका कोला बनाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक ही प्रोडक्ट बनाएगी पूरे पॉपुलेशंस के लिए। इसी को कहा जाता है मास मार्केटिंग, यानी कि अनडिफरेंशिएटेड, मैंने हमने कोई डिफरेंशिएट क्रिएट नहीं किया है। देन आता है डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग का होता है कि हर सेगमेंट के लिए अलग अलग प्रोडक्ट क्रिएट करना। जैसे कि कॉस्मेटिक, मेल्स की कॉस्मेटिक्स क्रीम्स जो है वो अलग हैं, फीमेल की कॉस्मेटिक क्रीम्स मतलब कॉस्मेटिक यूज़ करने वाला जो भी क्रीम्स पाउडर जो भी हो वो अलग है। तो ऑब्वियसली जो कंपनी क्रिएट करेगी, जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है वो अलग अलग बनाएगी, अलग सेगमेंट के लिए अलग अलग प्रोडक्ट बनाएगी। क्लॉथिंग वाले मेल के लिए अलग बनाएंगे, फीमेल के लिए अलग बनाएंगे। सो दिस इज़ द डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, मतलब आप डिफरेंशिएशन क्रिएट कर रहे हो मार्केटिंग में बेस्ड ऑन द सेगमेंट के आधार पे। देन आपका है मल्टीपल सेगमेंट स्पेशलाइजेशंस। तो जब मल्टीपल सेगमेंट को आप टारगेट करते हो तो इसमें 2 टाइप दिया है, विथ प्रोडक्ट विथ मार्केट। मतलब आप विथ प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन टारगेट करते हो जो आपका इस पेज पे दिया हुआ है। ये तो मैंने आपको बता दिया ना फुल मार्केट कवरेज में। देन इस वाले पेज पे मल्टीपल सेगमेंट स्पेशलाइजेशंस, जिसको हम लोग सेलेक्टिव स्पेशलाइजेशन कहते हैं, इसमें आपका दिया हुआ है विथ प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन विथ मार्केट स्पेशलाइजेशन, राइट। तो विथ प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन क्या है, विथ मार्केट स्पेशलाइजेशन क्या है। तो विथ प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन का मतलब हुआ कि आप जो है सेम प्रोडक्ट बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट मार्केट के लिए और उसको डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में सेल करते हैं।
जैसे कि आप कुछ ऐसा मैन्युफैक्चर माइक्रोस्कोप बना रहे हैं, तो आप वो यूनिवर्सिटी में भी वही माइक्रोस्कोप देंगे, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ में वही देंगे, कॉमर्शियल लेबोरेटरीज़ में वही देंगे, मतलब सेम प्रोडक्ट विथ डिफरेंट मार्केट, सेलिंग इन डिफरेंट मार्केट, तो उसको हम लोग कहते हैं विथ प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशंस। मार्केट स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है कि डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर द सेम मार्केट, एक ही मार्केट को टारगेट करेंगे और उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे कि सेलिंग एंड असॉर्टमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स ओनली टू इंडस्ट्रियल लेबोरेटरीज, एक इंडस्ट्री लेबोरेटरी है, उसे अलग अलग प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं। जैसे स्टेशनरी की कोई चीज़ें सेल किए, उसको माइक्रोस्कोप वगैरह दिए, डेली यूजेस की भी बहुत सारी चीज़ें उसमें हम दे सकते हैं। फर्नीचर्स हम इंडस्ट्री में प्रोवाइड कर सकते, यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड कर सकते हैं। सो दिस इज़ द प्रोडक्ट मार्केट स्पेशलाइजेशन। तो इसको याद रखने का तरीका है कि प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन मतलब प्रोडक्ट सेम है, मार्केट अलग अलग है। मार्केट स्पेशलाइजेशन का मतलब मार्केट एक ही है, प्रोडक्ट अलग अलग है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। फिर सिंगल सेगमेंट कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि केवल ओनली टू ओनली एक पार्टिकुलर सेगमेंट पे ही कंसंट्रेशन रखना है, एक पार्टिकुलर सेगमेंट के लिए ही प्रोडक्ट बनाना। देन इंडिविजुअल मार्केटिंग भी हम लोग उसी को कहेंगे जिसको 1-to-1 मार्केटिंग होता है, ठीक है। मास मार्केटिंग का मतलब वही हो गया, मतलब होल पॉपुलेशन को टारगेट करना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अब ये आपका चैप्टर इसमें यहाँ फिनिश होता है, आई थिंक शायद फिनिश होता है, हाँ। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर करना नहीं भूलना। अगर कोई हो जो आपका प्रिपरेशन कर रहा है आपका फ्रेंड, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर उसके साथ शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए एंड कमेंट मी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो। क्योंकि होता है ना कि मुझे टेलीग्राम पे भी बहुत लोग ऐसे, अगर किसी को कोई वीडियो पसंद भी नहीं आया तो वो मैसेज करके मुझे बता सकता है कि हाँ आपकी वीडियो में ये कमी है वो कमी है। क्योंकि मैं तो अपने तरफ से 100% देने की कोशिश करती हूँ, बट हो सकता है कि सामने से किसी को पसंद ना आए। तो वो टेलीग्राम का लिंक मैंने दिया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पे, आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। मैं वहाँ कुछ नोट्स भी शेयर करती हूँ। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके मुझे बताया करो। एंड थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।